अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के पेशकश आपके डॉक्टर में आपका इस्तकबाल है। जैसे कि आप जानते हैं, हम डायबिटीज़ के बारे में इस शो पर बात करते हैं। हमारे साथ जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद हैं। डॉक्टर साहब एक MBBS हैं, MD हैं। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायबिटोलॉजी की है कार्डिफ यूनिवर्सिटी UK से। ये सर्टिफिकेशन इन डायबिटीज़ मैनेजमेंट फ्रॉम हार्वर्ड जॉसलिन यूनिवर्सिटी, फेलोशिप इन डायबिटोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल डायबिटोलॉजी, और इनके पास डिप्लोमा है डायबिटीज़ मैनेजमेंट और जेस्टेशनल डायबिटीज़ पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर हैं हमारे पास आपके सवालों का जवाब देने के लिए। नाजरीन, आप जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डायबिटीज़ से जुड़ी किसी भी किस्म की आपके सवालात हों, आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, डायबिटीज़ इतनी कॉमन हो गई है आजकल, इतनी आम हो गई है। हम सुनते हैं कि हिंदुस्तान में खुसूसी तौर पर दुनिया में दूसरे नंबर पर है डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, और इतनी नुकसानात हैं डायबिटीज़ के, और इतनी हमें रेगुलर जो लाइफ पर इतना इफ़ेक्ट होता है, तो कई तकलीफ़ होती हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हम कई बार पढ़ते हैं, जैसे मैं कोई रिसर्च पढ़ रहा था रिसेंटली, एक ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की आई थी, जहाँ पर मैं पढ़ा था कि कैंसर का भी डायबिटीज़ से काफ़ी एक असर होता है। कैंसर ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है पेशेंट्स की। तो कित हद तक ये बात सच है, इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे आप? ओबेसिटी जी, डायबिटीज़ ओबेसिटी भी, जी जी जी। नहीं, बिल्कुल सही पढ़ा डॉक्टर साहब आपने कि आजकल जिस रफ्तार से मैं बोल सकता हूँ कि नंबर 3 पोजीशन पे जो जिस तरीके से कैंसर का जो आप जिक्र छेड़े हैं आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छी बात आपने कही है और शुरुआत आपने की है इस शो की। इसमें ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि स्टैटिस्टिकली जो हमें जो स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं, इसके जो परसेंटेज जो चीज़ें होती है हमारे पास, इसका लेवल जो होता है, पहले अगर हम बात करते हैं, अगर मैं अमेरिका के अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, क्योंकि वहाँ के स्टैटिस्टिक्स अपने पास बिल्कुल बहुत ही एक्यूरेट किस्म के होते हैं, तो अगर हम ये देखें कि अमेरिका में कितना कॉमनली ओबेसिटी की वजह से कैंसर स्टार्ट हो चुका है। अगर हम पहले नंबर की पोजीशन पर अगर हम बात करते हैं तो लंग कैंसर होता है। अगर दूसरे पोजीशन पर अगर हम बात करते हैं तो हार्ट डिजीज होता है। और अगर हम आई थिंक एक कॉलर से बात करते हैं। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी हम बात करते हैं, लगता है लाइन कट गई है। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रीन के पे दिए गए नंबर्स हैं, और डॉक्टर साहब से सवालात पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कैंसर के बारे में। जैसा कि लंग कैंसर एक नंबर 1 डिजीज़ है, जिसकी वजह से बहुत ही कॉमन जो लोगों का वो होता है। और दूसरी चीज़ हार्ट डिजीज़ अगर हम बात करते हैं, लेकिन आज जो थर्ड पोजीशन पे जो ओबेसिटी की वजह से जो किस्म के जो कैंसर्स होते हैं और क्या वजूहत हैं इस कैंसर की वजह से, ये हमें आज जानना बेहद ज़रूरी है। और इंशाल्लाह जितना हो सके मैं कम अरसे में, कम वक्त में जितना बतलाना कोशिश ज़रूर करूँगा। जी, आइए एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वारिसगढ़ से बात कर रहा हूँ भाई। जी, फरमाइए जनाब, क्या सवाल है आपका? मेरा तो डायबिटीज है साहब। जी अच्छा, तो कब से है आपको डायबिटीज़? 2 साल से है साहब। जी अच्छा, और आपके अभी फ़िलहाल आपको अपनी शुगर रीडिंग्स का अंदाज़ा है? हाँ, खाने से पहले मेरा 140 है। जी अच्छा, और खाने के बाद 235 है। 235। और क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 48 है। जी अच्छा, और कोई खुसूसी तकलीफ जो आप डॉक्टर साहब को बताना चाहेंगे? मेरा वही डायबिटीज का प्रॉब्लम बताने का फोन करा था। जी अच्छा, डॉक्टर साहब और कुछ पूछेंगे आप पेशेंट से? नहीं। जी, शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब ज़रूर आपकी मदद करेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपको शुगर 2 साल से है और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आपने 140 बताया और खाने के बाद का शुगर लेवल 235 बताया और आपकी उम्र आपने 48 ईयर्स बताई। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कह दूँ कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स 90 to 120 के बीच में रहने से अच्छा टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है। हमें शुगर को हमेशा टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना चाहिए, ये उम्र में ख़ास तौर पे। अगर आप यही उम्र अगर 70 या 80 साल के
अगर उम्र होती तो मैं ये कहता था कि भाई 140 और 200 के अंदर शुगर लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो एज के लिमिट के हिसाब से। लेकिन आपके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो फास्टिंग शुगर लेवल्स 90 और 120 के बीच में होना चाहिए, और खाना खाने के बाद का जो शुगर होता है वो कम से कम 180 के अंदर तो होना ही चाहिए, यानी कि 140 टू 160 बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट फिगर होगा, और 180 के अंदर भी अगर होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हमें यहाँ पर टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखने से, यानी कि शुगर को टाइट रखने से हमें इसके कई फ़ायदे होते हैं, जैसा कि शुगर के मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशंस हम जैसे बात करते हैं, जैसे कि माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये दो मेडिकल टर्म मैंने यूज़ की है। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में जैसा कि आपके रगों का प्रॉब्लम होना, या किडनी का प्रॉब्लम होना, या आँखों का प्रॉब्लम होना, या आँखों में नज़र कम आना, या कुछ हेजी पिक्चर दिखना, या तो पैरों में जलन होना, या चुमटियाँ भरे जैसे बाज़ लोग वो कहते हैं। तो जब हम टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखते हैं, जब शुगर को कंट्रोल रखा जाता है और कंसिस्टेंटली कंट्रोल रखा जाता है, यानी कि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल रहना चाहिए, और जो मैंने बताया आपको फिगर्स, वो फिगर्स पे जब हम मेंटेन करते हैं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, हम लोग तारबन से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? हमारे सास को शुगर 15 साल हो गए, अब शुगर 250 से बढ़ के ही रह रही, कम नहीं हो रही, नॉर्मल नहीं हो रही। ओहो। पैर में जलन, हाथों में जलन बहुत हो रही, पानी लगाना पड़ा हाथों। जी तो दवाई क्या ले रही हैं ये कि? जी दवाइयों से कंट्रोल में नहीं हो रही शुगर? लग गया, गोली है ना खाने के पहले। इंसुलिन भी है। क्या ये इंसुलिन ले रही हैं? नहीं हो रही, इंसुलेशन लग गया, सुबह में 35 यूनिट है। जी हाँ। जी अच्छा। इनका हाइट और वेट? आपकी हाइट और वेट क्या होगी आपके सास की? इनका हाइट 72 है, वेट। जी अच्छा। और लंबाई कितनी होगी? लंबाई 5'3" है। जी अच्छा। डॉक्टर साहब और कुछ पूछेंगे आप? जी शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब इस पर बात करेंगे। जो डॉक्टर साहब ये काफ़ी सीरियस कंडीशन लग रहा है, इनकी सांस हैं जो 250 बढ़ गई है इनकी शुगर, और 15 साल से ये डायबिटीज़ का शिकार हैं, और 72 kgs हैं, और इंसुलिन पे ऑलरेडी आ गई हैं, ये 35 यूनिट्स ले रही हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? बीबी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि फास्टिंग आपका 250 पे है, ये और 15 साल से डायबिटीज़ है, काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ हो चुका है, यानी कि काफ़ी अरसे से आपको डायबिटीज़ हो चुका है, और क्योंकि आप इंसुलिन पे आ गई हैं तो आप 35 यूनिट्स पे आप इंसुलिन लेती हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक बात यहाँ पर ज़रूर कह दूँ कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वज़न को लेकर, देखिए एक वज़न एक बहुत ही अहमियत रखता है आपके पर्टिकुलर केस में, क्योंकि आपका वज़न 72 kg और आपकी हाइट 5 फीट कुछ 3 इंचेस आपने बताई, हालांकि आपके वेट आपके सास का वेट होना चाहिए 50 पे 4, यानी कि 54 to 55 kg, और आपका वज़न है 72, यानी कि लगभग 17 से 18 किलो वज़न ज़्यादा है। और ये वज़न की वजह से इनके बॉडी का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि जो बॉडी में अंदर जो पैंक्रियास जो एक फैक्ट्री होती है जो कुदरती तौर पर जो इंसुलिन देती है, और ये इंसुलिन से जनरली डायबिटीज़ की शुगर कंट्रोल में आता है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये है कि आपके केस में इंसुलिन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होते जा रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि मोटापन की वजह से फैट जो बॉडी में जो होता है वो इंसुलिन को काम करने नहीं देता, यानी कि अब्जॉर्प्शन में नहीं होने देता, तो जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल्स अनकंट्रोल रह रही हैं। और क्योंकि मैं ऐसे केसेस को बहुत ज़्यादा डील करता हूं, और यहाँ पर होता ये है कि जब हम वज़न कम कर लेते हैं ऑटोमेटिकली मेरे कई पेशेंट्स ऐसे जो इंसुलिन से भी हट जाती हैं यहाँ पर। और बात यह है डॉक्टर साहब कि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब हम इंसुलिन लेते हैं और इंसुलिन आपका वज़न बढ़ाता है, और जब वज़न बढ़ता है तो वही वज़न आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करता है, और वही इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर और इंसुलिन की पैदाइश बढ़ा देता है, यानी कि इंसुलिन का रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ते रहता है क्योंकि इंसुलिन वज़न बढ़ाता है। जी आइए एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मासापिंग से अब्दुल कादर बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए खाजा साहब। कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तकरीबन 5 साल से। जी कि तो मैं रिसेंटली कोई डॉक्टर साहब से मैं कंसल्ट कर चुका हूँ जी, लेकिन मुझे पाँव में काफ़ी मुझे जलन होती है
और प्रेजेंट में 2 दिन पहले मैंने एज पर डॉक्टर श्रीकांत जवलकर बोल के हैं, जी। जो न्यूरो फिजिशियन है, जी उनसे कंसल्ट किया था। जी। अच्छा। तो मुझे पेट के ऊपर थोड़ी सी जलन होती है, बदन में पूरे चुंडियां होते हैं, जैसे कमर से लेके, जी। और यहाँ पाँव पे लेफ्ट साइड में मेरा पाँव भी पूरा चुंडियां भरे हुए रहते हैं, यहाँ पे भी थाई में, और मुझे जलन होती रहती है। और दूसरी बात ये, पाँव में भी जलन होती रहती है हाथों में। जी। तो मैं डॉक्टर साहब, मुझे श्रीकांत जवलकर साहब ने मुझे है ना, जी। मुझे मतलब कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर है, और क्या रीडिंग्स हैं, आपको रीडिंग्स पता है? फास्टिंग ब्लड शुगर 174 आया है, जी। अच्छा। PLBS 251 है, और HB एज है ना 9.4 है, और CBC नॉर्मल है, और सीरम क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है। सीरम क्रिएटिनिन का मैं आपको बता देता हूँ सब 1.0 है। जी। अच्छा। और दूसरा जो है, मुझे पोस्ट लंच का कि मुझे 251 है, और फास्टिंग ब्लड शुगर के 174 है, जी। और HB1 ये के 9.4 है सर। जी, शुक्रिया। ब्लड पिक्चर में हीमोग्लोबिन तकरीबन 12.9 है, जी। और यूरिन जो शुगर है फास्टिंग में नील है। जी, और शुक्रिया। इतने डिटेल्स काफ़ी होंगे खादर साहब, तो आप इतने डिटेल्स काफ़ी होंगे, तो डॉक्टर साहब ज़रूर आपको बताएंगे। तो जलन ज़्यादा है आपको, और किसी? जलन ज्यादा है, रातों में नींद नहीं आती है मुझे, बहुत बेचैन होता हूँ। जी। और आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र है 50 साल सर। जी। डॉक्टर साहब और कुछ पूछेंगे? जी, शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब आपको ज़रूर जवाब देंगे। जी जी। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि आपकी मेजर तकलीफ है पैरों में जलन होना। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स 174 है और पोस्ट प्रेनल ब्लड शुगर लेवल्स 251 है। और अगर हम बात फास्टिंग एंड पोस्ट प्रेनल से ज़्यादा अगर हम HbA1c की अगर हम बात करते हैं, जो आपका 9.4 आपने बताया, ये काफ़ी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की अलामत है। जो शुगर, जो 3 महीने का शुगर जो हमें स्टेटस बतलाता है ये HbA1c, और उसमें ये क्लियर बता चुका है कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने से आपका शुगर लेवल्स चल रहे हैं 275 to 294 अकॉर्डिंग टू 9.4% जो HbA1c रिपोर्ट के लेवल से। और इससे ये बात साबित हो जाती है कि जलन आपकी जब ही कम होगी, क्योंकि हम जनरली हम न्यूरोपैथिक पेन मेडिसिन देते हैं, चाहे वो न्यूरो फिजिशियन हो, चाहे वो डायबिटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो MD इंटरनल मेडिसिन हो, आपको मिलती है न्यूरोलॉजिकल पेन उसकी, या बाज़ लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है, और बाज़ जनों को पेन क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, उसकी वजह से भी होता है। अगर जब तक आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आते, जब तक आपके ये रगों में जो जलन होना ये कम नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ हमें ये सोचना चाहिए कि आपके शुगर लेवल्स को हम पहले कंट्रोल लाना चाहिए, यानी कि फास्टिंग 174 से आपका फास्टिंग होना चाहिए कम से कम 120-130, और पोस्ट प्रेनल आपका होना चाहिए 160, और आपका HbA1c आपका कम से कम होना चाहिए लेस देन 7, यानी कि 6.5% to 7% तक होना चाहिए। ये होने पर ही आपकी ये जो शिकायतें हैं वो कम हो सकती हैं, क्योंकि जब तक हम जड़ को नहीं ट्रीट करते, यानी कि जब तक आपके शुगर को ट्रीट नहीं करते, आपके ये सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। तो लिहाजा पहले इसको हम कंट्रोल करना चाहिए। लिहाजा आपका पहले डायबिटिक केयर होना चाहिए, उसके बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं वो देखना चाहिए। बाज़ वक्त पेरिफेरल न्यूरोपैथी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी हो सकता है, बाज़ वक्त सीवियर, बिकॉज आप तो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं, तो हमें पहले आपका शुगर को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, तो इनको जैसे इसका मतलब अगर ये न्यूरो ट्रीटमेंट लेंगे जलन के लिए, तो इनको इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनकी जड़ डायबिटीज है। जी। तो जब तक डायबिटीज कंट्रोल ना हो, इनको दूसरे चीजों में फायदा नहीं होगा। जी, तो हम इस पर और बात करेंगे। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। और एक चीज जो डॉक्टर साहब जो है 9.4%, इनका बहुत ही काफी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। देखिए, डायबिटोलॉजिस्ट वही मेडिसिन मिलेंगे जो आपको देना है, क्योंकि इसके साथ जनरली आपका मिथाइल कोबालामाइन कॉम्बिनेशन में देते हैं, या ब्रेगाबेलिन कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है, जिससे आपका बिल्कुल बेचैन ये कम हो जाती है, जो इनको शदीद जो है। साथ ही साथ इनके शुगर को कंट्रोल करना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। और जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि डिलेड बाज़ लोगों को ऐसे पेशेंट्स में ये भी दिखता है कि भाई पेट में जो जलन जो कह रहे हैं, या पेट का हाजिमा जो होता है, वो भी न्यूरोपैथी की वजह से भी हो सकता है, जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हम कहते हैं। जी, एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं टूबी चौबी से बात कर रहा हूँ। जी, तो सुनिए। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। जी,
कुछ दिन पहले, उम्र है 25 ईयर्स। जी अच्छा। कुछ दिन पहले गुर्दे में वर्म आने की वजह से वो दर्द बताया गया, तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं होकर जाकर डॉक्टर से कंसल्ट किए, तो डॉक्टर ने बोला कि शुगर टेस्ट कराने। तो जब शुगर टेस्ट करवाया तो फास्टिंग में बताया कि 180 और खाने के बाद में 262 बताया उसने। जी अच्छा। हेलो जी फरमाइए। खाने के बाद में 262 बताया। और उसके बाद सिम्टम्स तो कोई सिम्टम्स नहीं थे, शुगर की जो अलामत होती है वो कोई अलामत नहीं थी। तो जब वो दर्द की वजह से इतनी शुगर हाई बता दिया, तो बाद में फिर हम लोग ने क्या किए, फिर और एक डॉक्टर से कंसल्ट किए, तो उन्होंने बोले कि बॉर्डर पे है, एहतियात करना चालू कर दीजिए। तो फिर इसके बाद में एहतियात करना चालू कर दिए। एक हफ्ते के बाद में फिर हम लोगों ने चेक करवाए शुगर, तो 235 खाने के बाद में हो चुकी और खाने से पहले 135 जी अच्छा 135 हो गई, तो उतरना चालू हुई। जी। तो उसके बाद में तो कोई सिम्टम्स शुगर के है नहीं, तो उसके बाद में तो साइकोलॉजी का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता करके हम लोग ने उसको दिमाग में बिठाया नहीं। जी बिल्कुल। नहीं बिठा के करके एहतियात कर रहे और कोई दवा विवा कुछ चालू नहीं किया उसकी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, तो आपका सवाल है कि क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या आपको दवाई की अभी ज़रूरत है या नहीं। ज़रूर हम इस पर बात करेंगे। शुक्रिया कॉल करने का। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पहली बार 180 आई और उसका पोस्ट पैनल 262 आया, फिर उसके बाद फास्टिंग आपका 135 हुआ और पोस्ट पैनल ब्लड शुगर लेवल 235 हुआ। देखिए मैं एक चीज़, इनका नाम इन्होंने क्या बताया? खादिर साहब। हाँ खादिर साहब, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि पहली चीज़ आपको ये दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि कोई सिम्टम्स नज़र आना ज़रूरी नहीं होता। चाहे वो आप देखिए मैं 3 पीस की बात करता हूँ। जब डायबिटीज जिसे हम कहते हैं उसको 3 पीस कहते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। यानी कि पानी की प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, भूख का ज़्यादा लगना या वज़न कम होना। देखिए ये 4 की 4 चीज़ें भी नज़र नहीं आती। कैसे कई 50 to 60% ऑफ द पेशेंट्स में ये दिखा जाता है कि ये शुगर की कोई अलामत नज़र नहीं आती, लेकिन शुगर हो सकता है। इसीलिए ये कहा गया है आज के जनरेशन में कि जिस तरह से, जिस तेज़ी रफ्तार से शुगर या मोटापन जैसा बढ़ रहा है, उस लिहाज से हमें स्क्रीन कर लेना चाहिए। हमें पहले डायबिटीज़ है या नहीं है या हमें आने वाला है, तो उसे स्क्रीन कर लेना बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम आपके लिहाज में अगर यहाँ पर स्क्रीनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीनिंग में आपको फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर 100 और 126 के बीच में अगर होता है तो वो प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी कि डायबिटीज से पहले वाला स्टेज। अगर 126 के अगर ऊपर 2 बार अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर रिपोर्ट आती है तो वो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है। और अगर हम आपके केस में अगर हम देखें तो 2 बार भी आपकी रिपोर्ट फास्टिंग ब्लड शुगर 2 बार भी 126 के ऊपर फास्टिंग बताई गई। और उसी तरह से पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर लेवल यानी कि 2 घंटे खाना खाने के बाद का शुगर लेवल्स अगर 200 के ऊपर बतलाता है, 2 बार अगर 2 रिपोर्ट में भी 200 के ऊपर अगर बतलाता है, तो हम उसे भी डायबिटिक का पेशेंट करार देते हैं। अगर आपको इन तीनों चीज़ों से भी अगर आपको मुतमईन नहीं है आप, तो आप HbA1c करवा लें जो 3 महीने का शुगर स्टेटस हमें बतलाता है। और अगर उसके अंदर रिपोर्ट आपकी 5.5 to 6.5 के अगर बीच में आती है तो प्री डायबिटिक हो गए आप। अगर 6.5 के अगर ऊपर आती है तो आप डायबिटिक हो गए। तो लिहाजा यहां पर मैं अब तक तो ये कंफर्म मैं ये कह सकता हूं कि आप डायबिटिक हैं। लेकिन एक बात यहां पर ये जरूर कर दें, मैं फिर से रिपीट करना जरूर चाहूंगा कि कोई सिम्टम्स होना जरूरी नहीं होता। बाज मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिसे सिर्फ यूरिन का इन्फेक्शन होता है और कोई चीज नहीं होती। अगर यूरिन का इन्फेक्शन भी अगर है तो हम उसे भी डायबिटिक का हम उसके लिए भी हम शुगर का टेस्ट करवा लेते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब यानी हम इनको कहेंगे कि इनको बिल्कुल डायबिटीज है जो आज जो रिपोर्ट से हम जो नजर तो इनको ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसका बेसिक ट्रीटमेंट होता है, कोई सा डरने वाली खौफ करने वाली बात नहीं है। अगर हम बेसिक डाइट पे अगर डाइट रजीम अगर हम अच्छी कर लेते हैं, या बेसिक एक गोली होती है, अगर वो गोली से शुगर की भी नहीं, अगर वो एक ऐसी गोली होती है जिससे हम शुगर की नहीं कह सकते, उससे इंशाल्लाह उनको बहुत इफेक्ट हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, इस पर और थोड़ी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नाजरीन कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी चैनल के आपके डॉक्टर प्रोग्राम। मेरा नाम इकबाल अली है और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद से। हमारे टॉपिक है डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से जो नुकसानात होते हैं। आपके सवालात को आंसर करने के लिए, का जवाब देने के लिए डॉक्टर साहब हाजिर हैं। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम शुरू करे थे प्रोग्राम इस बात से कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ का तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और सुनते हैं कि कैंसर भी इससे काफ़ी चांस बढ़ जाती है कैंसर की। तो इस पे आप थोड़ा रोशनी डालेंगे, कितनी सच्चाई है इस पे, कैंसर और डायबिटीज़, मोटापा, ये सब जो कनेक्शन है, थोड़ा आप नाज़रीन को बताएं। जी ज़रूर। देखिए, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी एक अमेरिका के एक सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक इसमें अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एक इसका वो है। और इनका ये मानना था कि 25% जो डेथ्स होती हैं साल भर में, जो अमेरिका में जो देखा गया, वो होती हैं डेथ्स मोटेपन के वजह से, कैंसर का होने से। जी, अभी इस बात को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब, एक कॉलर से बात करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए मोहतरमा, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जहानाबाद से बात कर रही हूँ। जी हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए आपका सवाल। हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आपका सवाल फरमाइए। मेरा 15 मंथ का बच्चा है, उसको शुगर है। अच्छा जी, उसको 3 टाइम में इंसुलिन देना पड़ता है, इंजेक्शन। ओहो, ये शुगर इंजेक्शन से कंट्रोल होती है और टैबलेट से भी होती, ये मालूम करना था। इनको कौन सा शुगर है, टाइप 2 या टाइप 1? जी, क्या आपको इल्म है किस किस्म का शुगर है आपके बच्चे को? कब से बच्चे को या ब्लड इनको? शुगर। जी, आपके बच्चे को है शुगर या आपको है? नहीं, मेरे बच्चे को है। 4 मंथ में आ गया शुगर। जी, अच्छा। इनको प्रेगनेंसी में था क्या इनको? कोई भी 3 टाइम इंजेक्शन देना पड़ता। जी, अच्छा। और टैबलेट से शुगर कंट्रोल होती या नहीं, ये मालूम करना। जी, अच्छा। और आपको जो जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या आपको शुगर थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन खैर जैसा इन्होंने बताया कि 4 महीने का इनको बच्चा है और उन्हें बच्चे को डायबिटीज़ है। तो अब हमारा ये सबसे बड़ा डाइट से ही इंसुलिन देना पड़ता है और दवाइयों का कोई रोल नहीं रहता। जी, तो इनका सवाल था कि दवाइयों से कुछ मदद हो सकती है, तो ये आपके बच्चे के केस में नहीं हो सकती, इनको इंसुलिन इंजेक्शन से ही लेने होंगे। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गोलकुंड से बात कर रहा हूँ, नाम मेरा नईमुद्दीन है। फरमाइए नहीं साहब, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? देखिए साहब, मेरी उम्र 64 है जी, और मुझे तकरीबन 5-6 साल से डायबिटिक है। जी, अच्छा। और वो रिसेंटली एक महीने से मेरे को तलवों में जलन हो रहा। जी, अच्छा। आपके रीडिंग्स क्या है पोस्ट लंच और देखिए साहब, खाने से पहले 146 है। जी, अच्छा। और खाने के बाद 259 है। जी, अच्छा। तो आपको तलवों में जलन की परेशानी है और आपको रिसेंटली एक महीने भर से। जी, अच्छा। हाँ। जी, जरूर हम इसका जवाब देंगे। और कोई तकलीफ आप जो शेयर करना चाहें? और एक डॉक्टर साहब जी, बोलिए। और एक क्या है, मेरे को ग्लाइमी M2 टैबलेट यूज करता हूँ मैं। जी, अच्छा। सुबह और शाम 2 वक्त यूज करते हैं आप? नहीं, एक ही टाइम लेता हूँ। जी, अच्छा। डॉक्टर साहब आपको पूछेंगे ये और कुछ दवाई वगैरह कुछ? और कोई दवाई आप ले रहे हैं? इंसुलिन पर तो नहीं है आप? नहीं, इंसुलिन भी नहीं ले रहा हूँ मैं। जी, अच्छा। नहीं। शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। जी डॉक्टर साहब। नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपने बताया, फास्टिंग ब्लड शुगर 146 और पोस्ट पैनल 260 है। मैं यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि फास्टिंग शुगर लेवल आपका 120 तक होना चाहिए, 100 to 120 के बीच में होना चाहिए। और ख़ास तौर पे पोस्ट पैनल ब्लड शुगर लेवल्स आपका 140 to 160 पे होना चाहिए। ये होना बेहद ज़रूरी है। जब आपका अब आपका जो सिचुएशन है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है आपका, जिसकी वजह से आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होने की
वजह से आपको जो पैरों में जो जलन होती है, इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसकी वजह से शुगर की वजह से आपको ये कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है। और बाज़ पेशेंट्स को ये भी नज़र आता है कि वे आँखों का थोड़ा धुंधलापन भी नज़र आता है, पेट में हाजिमा थोड़ा देर से होना शुरू हो जाता है। वैसे तो सिर्फ आपको 5 साल से शुगर आपने बताया, तो ये शायद थोड़ा सा देर से आएंगे, लेकिन ये जो पैरों में जो जलन होती है, ये अक्सर आप डायबिटीज केसेस में डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, और बाज़ वक़्त विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी होता है। और आपका जो ग्लिमी M2 सिर्फ एक टाइम जो लेते हैं, ये डोजिंग आपकी बराबर नहीं है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है। लिहाजा यहाँ पर आपके डोजिंग लेवल को चेंज करना है, चेंज करते ही आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में हो जा सकती है। जो सब, तो क्या डोजेज लेना चाहिए, या क्या इनसे मिलकर ही ये बता सकते हैं? मिलकर बताने से बेहतर रहेगा, क्योंकि उनको मैं बोल सकता हूं कि इसका कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, किस चीज़ से इनको फ़ायदा हो सकता है, मैं वो बता सकता हूं, लेकिन ये डोज प्रॉपर नहीं है, ये वो है। तो हम नईम साहब को बताएंगे कि अपनी डोजेज जो भी, अगर ये रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट करें तो उनसे बात करें। वैसे आप डॉक्टर शकील साहब से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो आपका इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपके फिगर्स के हिसाब से डोजेज में डॉक्टर साहब आपको मशवरा देंगे। डॉक्टर साहब, ये अभी पहले कॉलर में भी यही प्रॉब्लम थी, जो तलवों की जलन थी, तो ये तो हमने बात कर ली कि डायबिटीज कंट्रोल करने से ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ये होता है डॉक्टर साहब कि इसके क्योंकि क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज होने की वजह से रगों को जो होता है वो इफेक्ट हो जाता है, तो इसे टाइम लगता है थोड़ा सा ठीक होने के लिए। जी अच्छा, एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहब मैं गोलकोंड से बात कर रहा हूँ सर, मैं सर वर्मा है। जी फरमाइए। हेलो जी, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? साहब ये मेटफॉर्मिन टैबलेट तो क्या यूज करते साहब? ये टाइप में ओबेसिटी में हूँ साहब, मेरा वेट है 86 kg, उम्र है 48 ईयर्स। जी अच्छा। तो मेरे को इससे पहले अब देखे तो लो शुगर बोल के आया था, वो मतलब वो खाने से पहले मेरा 75 था, खाने के बाद 140 था। अच्छा जी अच्छा। तो ओबेसिटी तो वेट कितना है? ये ओबेसिटी कम करने के बाद मेटफॉर्मिन टैबलेट यूज करते बोल के एक डॉक्टर साहब बोले सर, ये सही है सर? मेटफॉर्मिन तो मैं समझता हूँ ये शुगर पेशेंट्स के लिए है ना सर? मेरा जी, हम उस पर बात करेंगे। आप अपनी हाइट भी बता दीजिए। सर नहीं है, बंद करना सर। जी, आपकी हाइट भी बता दीजिए। आपने वेट 86 बताया है। हाँ सर। और हाइट क्या है आपकी? हाइट मेरा 5 फीट 6 इंच है सर। जी शुक्रिया, हम जरूर आपको बताएंगे। आपका सवाल है कि मेटफॉर्मिन सही है या नहीं आपके कंडीशन के लिए। जी डॉक्टर साहब, ये वर्मा साहब थे, और ये मेटफॉर्मिन इनको एडवाइस किसी ने किया है कि लो ब्लड शुगर है इनका 75 और 140, और ये ओबेसिटी के पेशेंट हैं, 86 kg के हैं, 5'6" इनकी हाइट है। तो ये इनको किसी ने बताया है कि मेटफॉर्मिन से इनको फ़ायदा होगा। तो ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि अक्सर मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ में इस्तेमाल की जाती है, तो इनको क्या करना चाहिए? वर्मा साहब देखिए, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि आपका वज़न, आप जैसे आपने बताया 86 kg, और आपकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस आपने हाइट बताई। आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न 60 पे 2 होना चाहिए, लेकिन आपका वज़न 86 है, यानी कि 22 किलो वज़न आपका ज़्यादा है। एक चीज़ ये आपको बता दो, और आपका वज़न एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की आपको ज़रूरत है, जिसमें आपका वज़न 100% आपका वज़न कम हो सकता है, और इसमें ही मैं महारत रखता हूँ, इसमें ही मैंने स्टडीज़ की है। और रही बात मेटफॉर्मिन की, देखिए मेटफॉर्मिन 4 चीज़ों के लिए दी जा सकती है। यही मेटफॉर्मिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी दी जाती है, मेटफॉर्मिन ओबेसिटी पेशेंट्स के लिए भी दी जाती है, मेटफॉर्मिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो औरतों में जो पानी के बुलबुले जो ओवर जाते हैं उसके लिए भी दी जाती है, और यही मेटफॉर्मिन कैंसर पेशेंट्स के लिए भी दी जाती है। तो मेटफॉर्मिन के कई इंडिकेशंस है। तो आपके जो भी डॉक्टर ने आपको बताया कि मेटफॉर्मिन का ओबेसिटी का ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, बिल्कुल रखता है। मेटफॉर्मिन ओबेसिटी के लिए भी दी जाती है। और एक बात वर्मा साहब मैं ये भी बता दूं आपको कि मेटफॉर्मिन आपके शुगर लेवल को नीचे नहीं गिराता, उन्हें एक बेस लाइन पे ही आपके शुगर को लेवल को मेंटेन करता है, उससे बिलो आपके शुगर लेवल्स नहीं जाने देता। अगर आपके मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन कितना है मुझे वो तो नहीं पता, अगर 75 अगर आपका मेटफॉर्मिन उतना लेवल आता है तो हम उसे डोज टेपर करना जरूरी हो जाता है। डोज टेपर करने से आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आ सकता है।
जी, तो इनको जैसे अंडर ऑब्जर्वेशन, जैसे ये बता रहे थे किसी ने बताया, सो आई एम नॉट श्योर कि ये डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ ले रहे हैं या नहीं, बट मेटफॉर्मिन का जैसे आपने बताया बिल्कुल इस्तेमाल होता है वेट लॉस में। मेटफॉर्मिन में वेट लॉस होता है, लेकिन उसके ड्रामेटिक रिजल्ट्स नहीं नजर आते आपको। देखिए, मेटफॉर्मिन एक इंडिकेशन है क्योंकि उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और आपके शुगर को आने से बचा सकता है और आपके जो अंदर की जो रेजिस्टिविटी जो होती है उसको कम करता है और मोटेपन को भी, फैट को भी थोड़ा सा कम करता है। लेकिन 100% उसका रिजल्ट्स होते नहीं है, लेकिन मगर यस 110% मेटफॉर्मिन ओबेसिटी पेशेंट में दी जाती है जी, और दे सकते हैं जी। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब जी, मैं असद बात कर रहा हूँ बाबा नगर से। जी फरमाइए असद साहब, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? मैं एक शुगर पेशेंट हूँ और मेरा लिपिड प्रोफाइल करवाया हूँ मैं। इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 104 है और करस्पॉन्डेंट यूरिन शुगर नील है और HB1 जी 77.4% है जी। और मैं जो है डायबिट्रॉल टैबलेट लेता हूँ और कभी कभी ऐसा भी होता है डायबिट्रॉल टैबलेट लेने से मुझे एकदम शुगर जो है 40 पे चली जाती है। अच्छा, बिल्कुल कम हो जाती है शुगर और ये शुगर की वजह से जो है मेरे आंखों पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है जी। तो अंधेरा ज्यादा हो जा रहा, तो इसके लिए ये टैबलेट जरूरी है या चेंज करना है या नहीं, इसके लिए कोई डाइट में कंट्रोलिंग करने के लिए? जी, अभी फिलहाल आप क्या डोजेज ले रहे हैं डायबिट्रॉल की? जी, क्या डोजेज ले रहे हैं आप फिलहाल? ये डायनिल है या डायबिट्रॉल? ले रहा हूँ डायबिट्रॉल में। डायबिट्रॉल में जी, और कितने टाइम ले रहे हैं? 500 mg एक ही टाइम नहार पे लेता हूँ ब्रेकफास्ट से पहले, उसके बाद में ले लेता हूँ। दिन भर शुगर कंट्रोल में रहती है जी। लेकिन मेरे को न्यूरो और लास्ट में लिपिड प्रोफाइल का जो है लास्ट का जो है यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया बोल के है वो 64 mg पर ml है जी। अच्छा, शुक्रिया कॉल करने का असद साहब, हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। आपका सवाल है कि डायबिट्रॉल कितना असर करता है और आपको आंखों में भी तकलीफ है इसकी वजह से। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, ये यंग पेशेंट हैं और इनका शुगर लेवल तो इन्होंने बताया 104 और डायबिट्रॉल ये ले रहे हैं 500 mg एक बार सुबह में नहार पेट। इनका ख्याल है कि इनका धुंधलापन आंखों में ज़्यादा हो रहा है, तो क्या इनको डोजेज चेंज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? असद साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आपके 104 है और आपके HbA1c जो 3 महीने का जो शुगर स्टेटस होता है वो 7.4% है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर होता है यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन, जो आपने रिपोर्ट बताई 64। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर डायबिट्रॉल के जो इसका जहाँ तक मेरा वो जाता है उसका जो कॉम्बिनेशन होता है ग्लिबेनक्लामाइड, उसमें एक ड्रग के अंदर एक ग्लिबेनक्लामाइड चीज़ होती है और ग्लिबेनक्लामाइड जनरली उसका पोटेंसी ये होती है कि ये कभी अक्सर करते करते शुगर को एकदम नीचे गिरा देती है, मतलब एकदम हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आ जाते हैं। ये ग्लिबेनक्लामाइड का ये खास खूबी है, मतलब उसका एक साइड इफेक्ट है ग्लिबेनक्लामाइड का। लेकिन ये काफ़ी ओल्ड जनरेशन ड्रग है ग्लिबेनक्लामाइड और कई लेटेस्ट जनरेशन ऑफ ड्रग्स आज मार्केट में आ चुकी हैं, जिससे आपके हाइपोग्लाइसीमिया के जो चांसेस होते हैं, यानी कि शुगर एकदम अचानक कम हो जाना, वो कम हो जाता है। अगर यही वो ड्रग है ग्लिबेनक्लामाइड, तो हम इसे बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए और मेडिसिन बिल्कुल चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका HbA1c बिल्कुल कंट्रोल में है। इतना ही होना चाहिए, बल्कि और थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यानी कि और 1% आपको कर सकते हैं, क्योंकि आपका शुगर लेवल, आपका HbA1c क्योंकि आपकी एज से रिलेटेड 6.5% होना चाहिए। अगर ओल्ड एज पेशेंट अगर होता तो 7% to 7.5% नॉर्मल कहा जा सकता था, यानी कि बेसलाइन, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो 7.5। अगर ओवर एज की अगर बात करते हैं, हम ओल्ड एज की बात करते हैं, अगर आपकी एज की बात करें तो 6.5 होना चाहिए और हम टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल इसे कर सकते हैं। और ग्लिबेनक्लामाइड, डायबिट्रॉल, अगर डायबिट्रॉल में ग्लिबेनक्लामाइड आता है तो बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए, वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करता है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए मोहतरमा, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई हम यूसुफपुर से बात कर रहे हैं। जी, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? देखिए, मेरी बहन जो है 26 इयर्स के है जी। उनकी हाइट जो है 5'5" है जी। और वेट जो है ना 68 है उनका जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब हमको कुछ डाइट प्रोग्रेस सकते हैं क्या बोल के पूछना चाह रहे थे। उन्होंने अपने आप को और उतारना चाह रहे हैं वेट, जी। तो क्या लेना चाहिए डाइट में?
अभी जरूर। जो है ना वो सुबह में, शाम में फुल्के और दोपहर में ओट्स खा रहे हैं। जी, क्या इनको डायबिटीज की भी शिकायत है? नहीं नहीं नहीं, कुछ जी। भी नहीं है। जी, शुक्रिया कॉल करने का। हम जरूर डॉक्टर साहब से आपका सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी, एक डॉक्टर साहब पिछले पर जाने से पहले नहीं बंद कर जी। दीजिए, उनका नहीं, जो असद साहब के लिए एक और एक मैं मशवरा दूंगा कि यूरिन फॉर जो माइक्रोएल्बुमिन जो 64 आया है वो 30 टू अगर 300 के बीच में आता है तो उसे यूरिन माइक्रोएल्बुमिन पॉजिटिव दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम एक मेडिसिन अगर हम ऐड कर लेते हैं तो उनका यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन भी कम हो जाता है। यानी कि यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन का मतलब ये होता है कि जो छन्नी जो होती है, देखिए जो किडनी एक छन्नी की तरह काम करता है, छन्नी के अंदर से कितने मॉलिक्यूल्स आपके नीचे उतर रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि भाई इनमें माइक्रोएल्बुमिनूरिया है या मैक्रोएल्बुमिनूरिया है या कैसा। तो यहाँ पर छन्नी का स्टेटस ये बतला रहा है कि थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स उस छन्नी में से उतर रहे हैं। दिस 64 आ रहा है, लेस देन 30 लेस देन 20 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वो रहना चाहिए। बाकी तो शुगर लेवल्स वगैरह तो इनके कंट्रोल ही हैं। और रही बात हमारे जो नेक्स्ट जो कॉलर किए थे जिसकी वेट उन्होंने 68 kg बताया और हाइट 5 फीट 5 इंचेस बताई। उनका हाइट और उनके हाइट के हिसाब से उनका वजन होना चाहिए 58 kg और इनका वजन है 68 kg, यानी कि 10 किलो वजन ज़्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है कि 10 किलो वजन आज जो जिस तरीके से ओबेसिटी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं, डायबिटीज़ का आ जाना या ब्लड प्रेशर का आ जाना या कैंसर्स का पैदा हो जाना या स्ट्रोक्स हो जाना, अच्छी बात यह है कि 10 किलो वजन पे ही अगर हमारे व्यूअर्स अगर कम कर लेते हैं वजन तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आसान हो जाता है 10-15 किलो वजन कम करने का। लेकिन आई थिंक हम जरूर इस पर और बात करेंगे। डॉक्टर साहब एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है, फरमाइए। तो यहाँ पर ये होता है क्योंकि ये डाइट भी करती हैं, 2 फुल्के सुबह दोपहर शाम लेते हुए भी, ओट्स खाते हुए भी इनका वजन नहीं कम हो रहा है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कह दूँ अपने व्यूवर्स को कि जब स्टडीज़ ऐसे कई स्टडीज़ हो चुकी हैं जो मैंने कई बार जिक्र भी किया है ये स्टडीज़ के बारे में कि अगर 10 to 15% चांसेस हो जाते हैं अगर हम कंप्लीटली डाइट और वजन दोनों मिलकर भी, अगर डाइट और फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करने के साथ अगर दोनों भी मिलकर हम करते हैं तो 10 to 15% चांसेस हैं वेट कम होने के, या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि उनका वजन कम हो। अगर कम ना होने की सूरत पे, क्योंकि अक्सर मेरे पास पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं जो 6 महीने 8 महीने 1 साल तक भी वो कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपकी कोशिश ज़रूर करें आप, अगर कोशिश में नाकामयाबी हो तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर एक मेडिकल ट्रीटमेंट की, आपको मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और खाने पीने में मैं यही कहूँगा कि भाई जैसे आप खा रही हैं ओट्स वगैरह ले सकती हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स लें, शुगर का जो ज़िंदगी में जो हमारे शुगर जो आज अहम रोल अदा कर रही है वो शुगर को कम करें, शुगर के कंटेंट की चीज़ों को कम करें। इसमें ऐसी ये बात नहीं कि आप फ्रूट्स नहीं खा सकते, बिल्कुल फ्रूट्स खा सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स ना खाएं जिसमें शुगर ज़्यादा हो और ऐसे फ्रूट्स बिल्कुल ले सकते हैं जिसमें शुगर कम हो सकती है, जैसे कि संतरा ले लें या एप्पल ले लें या जाम ले लें या आम या ऐसा चीज़ें हैं जो जैसा कि ख़ास तौर पर जैसा सीताफल ले लें या सपोटा ले लें या आप जो आम ले लें, ये चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा शुगर एक्सेस अमाउंट में देखी जाती है। तो मैं ये ज़रूर कह दूं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के एक ऐसी लिस्ट होती है फ्रूट्स में जो हमें लेना चाहिए, लो कंटेंट, जैसा कि नट्स ले सकती हैं या आप तरकारी ले सकती हैं जितनी चाहे। देखिए सबसे अच्छी दुनिया में अगर अच्छी डाइट अगर हम कह दें तो वो होती है मेडिटेरियन डाइट, सबसे बेहतरीन डाइट जिसके अंदर सी फूड ज़्यादा होता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़्यादा होते हैं, यानी कि सैलड्स वगैरह का कंजम्पशन, क्योंकि फ्री कैलोरीज है, उसे हम काउंटिंग में भी नहीं लाते। अगर आप फर्ज कीजिए दिन भर में अगर जितना भी चाहे आप खाना चाहे तो खा सकते हैं, क्योंकि ये फ्री कैलोरीज है, फ्री फूड इसे करार दिया गया है, ये कैलोरीज में इंक्लूड नहीं होते। और लाजमी बात है कि आपका पेट भी भर जाता है, हाजिमा भी अच्छा हो जाता है। तो आप सैलड्स या सी फूड्स पे या गोश्त पे, चिकन वगैरह हर चीज़ ले सकती हैं, लेकिन आप चावल को कम कर दें, चावल से बनी हुई चीज़ों को कम कर दें, तलन की चीज़ों को कम कर दें, डीप फ्राई की चीज़ों को कम कर दें। तो ये चीज़ें कम कर, और फिजिकल एक्टिविटी, देखिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई भी तरह का एक एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज कैलोरी ही कम नहीं करता लेकिन आपके ओबेसिटी को भी बढ़ाने से रोकता है। लेकिन बाज़ लोगों में फ़ायदा होता है, 70% लोगों में, 30% लोगों में वज़न नहीं कम होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि वज़न नहीं हो सकता। आप बिल्कुल जब ये कह सकते हैं
हैं कि मेडिकल सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, तो हम इन्हें कहेंगे जो कर रही हैं कोशिश, ये जी, कंटिन्यू जरूर, कीजिए, बिल्कुल। एक्सरसाइज भी बढ़ाइए, आपकी डाइट सही चल रही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वेट कम नहीं हो रहा तो मेडिकल ट्रीटमेंट, डायबिटीज़, ओबेसिटी भी एक बीमारी है जैसे कि प्रूव हो गया है साइंस से, तो इसका ट्रीटमेंट करने आप ज़रूर डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ। आज हमने देखा कई चीज़ों के बारे में, कई मेडिसिन ऐसे हैं जो गलत इफ़ेक्ट कर लेते हैं। एक दो कॉलर्स के हमने देखा कि गलत मेडिसिन की वजह से डायबिटीज़ में फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आम आदमी को इतना पता नहीं होता, इसीलिए रूबी चैनल की कोशिश होती है आपके सामने एक से एक स्पेशलिस्ट लाएँ। तो इसी के साथ हम आपसे रुखसती चाहते हैं, इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए रूबी चैनल।